हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें हम एनसीईआरटी की साइंस के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस सीरीज़ की हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आप हर वीडियो से अपडेटेड रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम अपने 10th चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ है साउंड, उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि क्या है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि हाउ वी हियर साउंड थ्रू ईयर्स, मतलब कि हम अपने कानों से कैसे सुनाई देता है। फिर हमने ईयर के सारे फंक्शंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। We have learned that to and fro motion of an object is known as vibration and this motion is also called oscillatory motion। तो अब यहाँ से क्या हमें पता चला, ये तो हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro motion of an object is known as oscillatory motion. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. अब हम पिछली क्लासेस में 7th क्लास में जिसकी सारी वीडियोस हमने कवर करी हैं, सारे चैप्टर्स हमने कवर करे हुए हैं, उसमें भी हमने देखा था कि व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, और हमने उसके टाइम पीरियड के बारे में भी स्टडी किया था। और टाइम पीरियड असल में होता क्या है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा गया टाइम, कि कितना टाइम लगा उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वही उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अब व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मतलब कि जितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में होंगी वही क्या होगी, उसी को ही हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे उस ऑसिलेशन की। जैसे कि अगर हम मान लें कि एक सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्स। अब आप कहेंगे हर्ट्स क्या है, ये जो हर्ट्स है ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। उस फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, और इसका सिंबल क्या होता है, HZ। जैसे कि आगे उन्होंने बोला है कि अगर एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट अब प्रोड्यूसिंग दैम। अब जैसे कि आप सोचिए, कोई भी पेन जैसे ज़मीन पे गिरता है तो आपको लग जाता है पता कि हाँ ये पेन की ही आवाज़ होगी। या फिर कभी ध्यान दीजिए, रसोई में क्या होता है कि अगर कोई भी थाली गिरी, चाहे आपसे ही गिर गई, तो फिर आपकी मम्मी को पता लग जाता है ना कि रसोई में कैसे ये थाली गिरी है, कैसे ये कटोरी गिरी है, या फिर कैसे कोई स्पून, चम्मच गिरा हुआ है। तो वही उन्होंने बोला है कि हम कई साउंड्स ना ऐसे फेमिलियर हैं कि हम ऑब्जेक्ट को देखे बिना ही बता देते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये आखिर पॉसिबल क्या है, हमें पता कैसे चल जाता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आखिर ये जो डिफरेंट साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या चीज़ है जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं मस्ट बी डिफरेंट टू अनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं डिफरेंट साउंड्स को हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट, क्या आपने कभी सोचा है कौन से फैक्टर इन्हें डिफरेंट करते हैं। तो आंसर होगा आपका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड थ्रू विच वी कैन डिफ्रेंशिएट साउंड, जिसके बेसिस पे हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो एम्पलीट्यूड, जो फ्रीक्वेंसी, वो डिफरेंट होता है। इसी के कारण हम उसके साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ पे समझ ली कि एक सेकंड में
कितनी ऑसिलेशन हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को करते हैं, जिसमें हमें करना क्या है, एक मेटालिक टम्बलर लेना है और एक स्पून से इसको जेंटली हिट कर देना है, इसके ब्रिम के ऊपर इसको जेंटली हिट कर देना है। अब हम इसके साउंड को देखेंगे। जब हमने आराम से इसको हिट किया, जब हमने आराम से इस टम्बलर को हिट किया तब, और जब हमने तेज से इस पे स्पून को मार के हिट किया तब, दोनों के साउंड में डिफरेंस होगा। जब हमने आराम से हिट किया तब इसका साउंड थोड़ा स्लो होगा, बट जब हमने स्पून से इसको तेज हिट किया तो इसका साउंड थोड़ा लाउड होगा, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा आवाज़ हमें सुनाई देगी। अब हमें क्या करना है, एक थर्माकोल की बॉल लेनी है, जैसे कि हाँ इन्होंने फिगर में हमें दिखाया हुआ है, और उसको इसके पास, जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसके पास ऐसे ले जाके रखना है। अब हम देखेंगे क्या, जब धीमे से हिट किया था तब जो ये थर्माकोल की बॉल है ना थोड़ी सी दूर ऐसे जाएगी, बट जब हमने इसको तेज़ से हिट किया तब इस थर्माकोल की बॉल है ना थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी। तो असल में ये जो चीज़ है वो है क्या, अब ये जो थर्माकोल की बॉल कभी थोड़ी दूर जा रही है और कभी ज़्यादा दूर जा रही है, असल में यही है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस। ये जो ऐसे थोड़ी दूर जा रही है यही है असल में उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब कि कोई भी वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाइट तक जा रही है या फिर कितनी ज़्यादा नीचे तक जा रही है। अब जब हमने उसको हिट किया, थोड़ी उसका जब थोड़ा वाइब्रेट हुआ तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है कम था, पर जब अगर ज़्यादा वाइब्रेट हुआ तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, मतलब कि वो जो बॉल थी वो ज़्यादा दूर तक गई। तो अब इससे हम क्या एक पता लगा सकते हैं कि जो लाउडनेस है ऑफ साउंड की, क्योंकि जब टम्बलर ज़्यादा तेज बजा तो लाउड हुआ था ना, तो जो लाउडनेस है साउंड की किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। कि जितनी ज़्यादा बॉल से तो हमें पता चला कि ठीक है एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा था तब उसकी आवाज़ भी ज़्यादा आ रही थी। तो इससे हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है कि जब लाउडनेस ज़्यादा, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज देन साउंड प्रोड्यूस इज़ लाउड, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, लाउड होगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, फीबल। अब हम देखते हैं कि कितने एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड करता है। कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब कि लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के। अगर लाउडनेस एक बढ़ेगा, सॉरी अगर एम्पलीट्यूड एक, मान लीजिए कि 2 बढ़ेगा तो 2 का स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो मतलब कि लाउडनेस कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 2 हुआ है तो लाउडनेस 4 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 4 हुआ है तो इसका स्केयर करके लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके स्केयर के बराबर लाउडनेस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बोला अगर लाउड एम्पलीट्यूड ट्वाइस है तो लाउडनेस 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लाउडनेस है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डेसिबल में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किस में मेज़र कर रहे थे, उसकी यूनिट क्या थी, हर्ट्ज़ थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो लाउडनेस है उसका यूनिट क्या है, डेसिबल है। अब जैसे यहाँ पे कुछ टेबल दिए हुए हैं, ये एक इन्होंने निकाला हुआ है कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसका लाउडनेस कितनी होती है, 10 डेसिबल। और जब हम क्लास में बैठ के कहते हैं ना चुपचाप धीमे धीमे चलो बातें कर लेते हैं, तो वो जो सॉफ्ट विस्पर होता है उसकी लाउडनेस कितनी होती है, 30 डेसिबल। जो अब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं 60 डेसिबल पे, और जो बिज़ी ट्रैफिक होता है 70 डेसिबल। और जो फैक्ट्रियों से आवाज़ निकलती है वो कितनी होती है, 80 डेसिबल की होती है। और अबव 80 डेसिबल द नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 80 डेसिबल से जो ऊपर का साउंड होता है वो फिज़िकली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है।
अब यहाँ पे इन्होंने जो टेबल बना के दिया है, अभी पर्सन टू पर्सन ना वेरी कर सकता है। जैसे कि किसी को तेज बोलने की आदत होती है तो उसकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल नहीं रहेगी, उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। ये जस्ट एक रफली सा इन्होंने आइडिया दे के हमें टेबल बना के दिखाया है, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकें कि जो लाउडनेस है हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग या फिर ये सब आखिर हम मेज़र तो करते हैं और इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो इतनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट, इज़ देयर एनी डिफरेंस। अब देखिए, अगर हम आपने कभी देखा है कि अगर आप भी उतनी तेज़ से चिल्ला रहे हैं, अगर आप एक बॉय हैं, ठीक है, और आपकी सिस्टर जो है, जो कि एक गर्ल है, वो भी उतनी ही तेज़ चिल्ला रही है, लाउडनेस तो दोनों की सेम है, बट फिर भी आपकी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है और जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की होएगी, थोड़ी सी पतली होगी। तो फिर ये जो डिफरेंस है दोनों के लाउडनेस सेम होने के कारण, इनमें जो फिर भी एक डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस का भी तो कोई कारण है। तो इसका कारण आखिर क्या है? लेट अस सी हाउ। अब यहाँ पे बूझो भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने भी यही सोचा है कि क्यों उसकी वॉइस उसकी टीचर से डिफरेंट है, क्योंकि बूझो तो एक बच्चा है और टीचर तो एक बड़ा है, चाहे औरत हो या फिर आदमी हो, तो उसकी वॉइस में आखिर ये जो डिफरेंस है ये आती क्यों है? तो इसका कारण क्या है? पिच ऑफ साउंड। जो जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड, और इसी पिच के कारण, अब हम फ्रीक्वेंसी भी पढ़ चुके हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है उससे और ये जो पिच है उससे, मेनली तो पिच के कारण ही किसी भी बॉय एंड गर्ल या फिर मैन एंड वुमेन के साउंड का जो डिफरेंस होता है वो आता है। इफ़ द, अब ये जो पिच है ये भी असल में फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। देखते हैं कैसे। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, वी कैन से दैट द साउंड इज श्रिल एंड ऑफ हायर पिच। श्रिल का मतलब कि थोड़ी सी पतला होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड थोड़ी क्या होगी? पतली होगी, श्रिल होगी, उसका पिच हायर होगा और साउंड श्रिल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर है देन साउंड हैज़ अ लोअर पिच, तब जो साउंड होगा उसकी पिच क्या होगी? लोअर होगी। अभी जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है ना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो इन्होंने यहाँ नीचे दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया है, आप मान लीजिए कि ये क्या है, चलो मैं खुद ही बना देती हूँ कि ये 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, और सिमिलरली जब हमने विसल बजाया तो उसकी 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी ये रही। अब यहाँ पे हम रफली सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 वाइब्रेशन 2 वाइब्रेशन। मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज़ है। दोनों का ही टाइम क्या है? 1 सेकंड ही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, मतलब इसकी मान लीजिए चलो 3 हर्ट्ज़ है। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है? ड्रम की है। और ये जो है ये है विसल की। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एक ही सेकंड में दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो इससे अब होगा क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी जो पिच होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। मतलब कि उसका जो उसका साउंड होगा वो थोड़ा भारी होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी जो पिच है वो भी ज़्यादा होगी। मतलब कि उसका जो साउंड है वो थोड़ा श्रिल होगा, थोड़ा सा पतला होगा। वही यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, तो जो साउंड है उसकी पिच लोअर होगी, मतलब कि वो थोड़ा भारी होगा। बट इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, तो जो साउंड है वो थोड़ा श्रिल होगा। जैसे कि यहाँ पे ड्रम में भी हुआ, ड्रम प्रोड्यूस लोअर फ्रीक्वेंसी, अभी हमने देखा लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, देयर फॉर इट प्रोड्यूस लो पिच्ड साउंड, इसीलिए ड्रम का लो पिच्ड साउंड है। बट ऑन द अदर हैंड जो विसल है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी थी, इसीलिए वो एक हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इसी को एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो भी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो लायन है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। बट हमें पता है लायन का जो वॉइस है वो लाउड होती है, बट जो बर्ड का वॉइस होती है वो फीबल होती है, क्योंकि हाई पिच वाले जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई थी
बट उसकी जो लाउडनेस है वो कम थी, क्योंकि लाउडनेस जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी जो आवाज़ है वो क्या होगी, थोड़ी पतली होगी। पिच का मतलब तो यही है ना कि उसकी आवाज़ थोड़ी पतली होगी, मतलब कि उसकी जो लाउडनेस है वो थोड़ी कम होगी। और जब फ्रीक्वेंसी लो है, जैसे कि लायन के रोर में थी, फ्रीक्वेंसी लो है और पिच भी लो है। जब फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों ही लो हैं तो उससे होगा क्या, अब जब पिच लो है तो उसकी जो लाउडनेस है, उसकी आवाज़ में जो भारीपन है वो क्या है, ज़्यादा है। इसी के कारण जो लायन का रोर है वो हमें ज़्यादा ऊंची सुनाई देता है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, इसमें भी यही डिफरेंस है। उनकी वॉइस में भी डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जब पिच ज़्यादा होगी, बस आपने यही ध्यान रखना है कि जब भी पिच ज़्यादा होगी तो उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी पतली होगी, और जब आवाज़ पतली होगी तो लाउडनेस तो उसकी कम होगी, मतलब हमें उसकी लाउडनेस थोड़ी कम जनाई देगी। तो मेनली जो डिफरेंस है मैन और वोमेन या फिर बॉय और गर्ल के बीच में आवाज़ का पतलापन और भारीपन का, वो बस क्यों होता है, ड्यू टू पिच। अब यही कारण है, अब साइंटिफिक रीज़न देखिए क्या है कि यूजली द वॉइस ऑफ वोमेन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी, जो वोमेन की वॉइस है वो हायर फ्रिक्वेंसी की होती है, इसीलिए जो वोमेन की वॉइस होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है, और पिच ज़्यादा होने के कारण उसकी वॉइस थोड़ी सी श्रिल रहती है, जिसके कारण वोमेन्स हो गई या फिर गर्ल हो गई, उनकी वॉइस हमें थोड़ी सी पतली सुनाई देती है, जिसे कहते हैं ना, गर्ल्स की वॉइस थोड़ी सी हमें मीठी सुनाई देती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए कोई शॉर्ट बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।